अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और आपके फाइनल एग्जाम कुछ ही महीने दूर है, इवन डेट शीट भी आ चुकी है। और अगर इस टाइम पर गलती से भी आपने रॉन्ग स्ट्रेटजी फॉलो कर ली तो आप जितनी मेहनत कर लो, दिन रात पढ़ाई कर लो, आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा। आप चाहकर भी 95 प्लस स्कोर कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपको सही रोड मैप मिल गया तो आप 95 प्लस इजीली स्कोर कर पाओगे। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको एक सब्जेक्ट वाइज रोड मैप देने वाला हूं कि अक्टूबर से लेकर के फाइनल एग्जाम तक आपको करना क्या है। और हाँ, ये वीडियो कोई बाकी यूट्यूबर्स की तरह कोई टिप्स नहीं है, बल्कि एक फुल प्रूफ प्लान है जिसको फॉलो करके टॉपर्स ने 95 प्लस स्कोर किया है। आगे बढ़ने से पहले एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप करने की कोशिश करी तो याद रखना कि आधी अधूरी नॉलेज बहुत नुकसानदायक होती है। और वीडियो के एंड में मैं आपको मोटिवेशन देने की कोशिश भी करूंगा जिससे कि बेशक आपके अंदर आग ना लगे बट एक चिंगारी तो आए कि यार लाइफ में कुछ करना है। पहले ये समझो कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो 3 फेज में डिवाइडेड है। पहले फेज में आपको 60 प्लस मार्क्स के लिए टारगेट करना है, ये लेवल वाइज है, हम लेवल वाइज आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमें पूरा का पूरा सिलेबस है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब से लेकर के दिसंबर मिड तक आपको अपना सिलेबस फिनिश कर लेना है अच्छे से। अब ये फिनिश कैसे करना है, किस तरह से पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है, तो वो सब्जेक्ट वाइज प्लान मैं आपको आगे देने वाला हूं। फेज 2 में आपको 80 प्लस मार्क्स का टारगेट करना है। मिड दिसंबर से लेकर के मिड जैन तक आपको जितने जो सैंपल पेपर हो सकते हैं, एक सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट पर वीक आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये 1 महीने हो गए, तो 1 वीक में आपने 1 सैंपल पेपर लगाया, तो 4 वीक में आपने 4 सैंपल पेपर लगा लिए। तो यानी इस महीने में आपको 4 सैंपल पेपर लगाने हैं। और ऐसे नहीं कि मजे में लगाने हैं, ऐसे लगाने इस तरह से कि वो 1 सैंपल पेपर आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, आपको वो सैंपल पेपर एकदम अच्छे से आना चाहिए इस तरह से। एंड आपका जो फोकस है इस महीने में प्री बोर्ड पे भी होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना, बच्चे प्री बोर्ड पे फोकस नहीं करते। प्री बोर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो आपकी औकात बताता है एक्चुअल में। हाफ ईयरली तो आधा सिलेबस था, लेकिन प्री बोर्ड जो पूरे सिलेबस की औकात बताता है कि एक्चुअल में आप कहाँ स्टैंड करते हो। फेज 3 में आपको 95 प्लस, ये है वो फेज जो कि एक्चुअल में बहुत कम बच्चे फॉलो कर पाएंगे। जो आपको टॉपर्स और एवरेज में जो डिफरेंस होता है ना वो इसी लेवल पे होता है। जो फेज 3 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको 95 प्लस के लिए टारगेट करना है और उसके लिए आपको क्या करना है, डेली 1 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है। जनवरी मिड से लेकर के 10 फेब तक जो भी आपको टाइम मिलने वाला है ना, उस बीच आपको डेली 1 सैंपल पेपर लगाना है। इस तरह से लगाना है क्योंकि आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस बन चुकी है फेज 2 में। तो फेज 3 में अब आपके लिए सैंपल पेपर लगाना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। और सैंपल पेपर ऐसे नहीं कोई फालतू सैंपल पेपर लगा रहे हो, आपको बेस्ट सैंपल पेपर लगाने जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखे हैं। बट ये सारी चीजें आपकी किसी काम की नहीं है तब तक जब तक कि आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट वाइज किस तरह से रोड मैप होना चाहिए, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताने वाला हूं। और पार्ट 3 तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि उसके बिना आप पढ़ना स्टार्ट ही नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको वन शॉट नहीं देखना, आपको डिटेल लेक्चर देखना है जिसमें 30 से 40 मिनट के अंदर एक टॉपिक पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रखे हो। और अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वन शॉट में देखना, क्योंकि वन शॉट में क्या होता है ना, जो टीचर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और उन्हें तो कम टाइम में सारी की सारी जो चैप्टर है सारी चीजें कवर करनी है। तो इसीलिए वन शॉट को मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा टाइम है कि आप कर सकते हो, डिटेल लेक्चर के थ्रू भी सारी चीजें हो जाएगी। एंड डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको हैबिट डालनी है। 10 क्वेश्चन रैंडम चैप्टर के उठा लो। मान लो एपी के मैंने 5 क्वेश्चन उठा लिए, एसएन फॉर्मूला, एएन फॉर्मूले के, एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के 3 क्वेश्चन उठा लिए और उसमें से प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन ले लिए मैंने। तो इस तरह से आपको कोई भी रैंडम चैप्टर ले लो, रैंडम टॉपिक ले लो, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्यों, इससे ना आपका बीच बीच में हर एक चैप्टर का रैंडमली रिवीजन होता रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सवाल ये उठता है कि जब डिटेल लेक्चर हमने देखा तो पीवाईक्यूज कहां से करें। तो पीवाईक्यू के लिए आप क्वेश्चन बैंक प्रेफर कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन बैंक की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा कि एमटीजी की जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत ही बेस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि यार सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा पैटर्न चेंज करा है। उन्होंने बोला है कि हम 50% क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछने वाले हैं। तो अब हम करें क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि एमसीक्यू 2-3 मार्क्स है या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग लगेगी। अगर उसमें दिमाग लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सेकंड ऑर्डर थिंकिंग चाहिए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसी क्वेश्चन को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन को मैं अपने लाइव सेशन में करवाता रहता हूं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर साइंस की बात करें तो साइंस में भी आपको डिटेल लेक्चर देखना है क्योंकि जो मैं पिछले वाले पैटर्न देख रहा हूँ ना एग्जाम के, वहां से क्या आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो वन शॉट अगर कोई करके जाएगा तो उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो डिटेल लेक्चर देखो, इसमें 30 से 40 मिनट में एक टॉपिक को अच्छे से समझा रखा हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हो। ऐसे वाले वीडियोस को देखो जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इवन साइंस का पूरा सिलेबस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दिया है। अब फिजिक्स की अगर बात करें, 3 सब्जेक्ट है अलग अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब में अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
फिजिक्स में आपको एक मंत्र पकड़ लेना है कि डेली एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज कैसा भी मौसम है, कुछ भी है, बाहर कुछ भी है, या फिर दिमाग खराब है, स्ट्रेस कुछ भी है, लेकिन एक न्यूमेरिकल डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और यार न्यूमेरिकल है ही कितने, दो ही तो चैप्टर है, या तो लाइट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, मान लो मंडे चल रहा है, तो मंडे को आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन आपने लाइट का उठा लिया, मैग्निफिकेशन वाला, जैसे मैग्निफिकेशन और इमेज डिस्टेंस वगैरह, साइज वगैरह सब पूछते हैं, वो चीजें आपने देख ली। एंड दूसरे में आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल है, हाउ टू सॉल्व एनी सर्किट, उसको आपने उठा लिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लेंगे, डेली प्रैक्टिस जरूर करना, इससे आपकी हैबिट बन जाएगी अच्छी खासी। अब केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन। केमिस्ट्री में आप जितनी ज्यादा रिएक्शंस को आप लिख सकते हो, लिख लिख के याद कर सकते हो, जितनी रिएक्शन सीट को आप खुद बना सकते हो। ये नहीं कि बाहर की पीडीएफ पे रिलाई करो, यार पीडीएफ में डाउनलोड कर लूंगा, नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है। आप खुद अपनी रिएक्शन सीट बनाओ, क्योंकि वो बेस्ट होगी। जो आप खुद बनाओगे ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा राइटिंग क्या है क्या नहीं, बस आपको वो चीज अपने आप ऑलरेडी याद हो जाएगी अगर आप खुद बनाओगे अपने हाथों से लिख करके उस रिएक्शन सीट को। तो बाकी आपको आगे भी हमारे चैनल पे सारी चीजें मिलते रहेगी, रिएक्शन सीट, कॉन्सेप्ट, डायग्राम, सब कुछ। देखो बायोलॉजी की बात करें तो यार बायोलॉजी में ना आपको डायग्राम पे फोकस करना है कि यार उसकी लेवलिंग कैसे। फॉर एग्जांपल मान लो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेरिबेलम कहाँ होता है, पोन्स कहाँ होता है, मेडुला कहाँ होता है, ये लेवलिंग आनी चाहिए। डायग्राम बनाना नहीं आता कोई बात नहीं, बट लेवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेवलिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी में ना आपको कॉन्सेप्ट को डीपली अच्छे से कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको डिटेल लेक्चर देखने के लिए बोला है। हर एक चीजों का लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, चाहे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, सबका डिटेल लेक्चर देख के आओ, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट डीपली कवर होगा। अदरवाइज फिर रट्टा मारना पड़ेगा, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो आप उसके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके आंसर लिख लिख के देखो कि यार मैं आंसर लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, और अगर लिख रहा हूं तो मेरी गलती कहां हो रही है। पहले खुद आंसर लिखो, फिर चेक करो जो उन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है उससे मेरा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा सॉल्यूशन। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यार सीबीएसई ने बोल ही दिया है कि अब तो मैं दे के रहूंगा 50% क्वेश्चन, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बायोलॉजी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूंगा तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इवन मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाना। सारे सब्जेक्ट में यही पैटर्न सीबीएसई ने कर दिया इस बार। अब अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में ऑलरेडी मेरे 94 मार्क्स आ रखे हैं, और इसमें जो मैं कह रहा हूं ना उसको बस फॉलो कर लो। आपको ना वन शॉट इसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये नोट करते रहना जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो टाइम लाइन है, उसको लिख करके देखना। जब भी आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो रीड करने के साथ साथ एक पेज भी साइड में रखो और लिखते रहो इंपॉर्टेंट चीजें। सिर्फ अंडरलाइन करने से कुछ नहीं होगा, वो चीजें याद नहीं रहेगी। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन इनफ है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो। प्लस आप एक काम कर सकते हो, सैंपल पेपर ले सकते हो एसएसटी में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करना इसमें, क्योंकि एसएसटी में जितनी अच्छी आंसर राइटिंग होती है ना, उतना ज्यादा आपका मार्क्स होता है। आंसर राइटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स इन एसएसटी। एट लास्ट जो हमारे पास है इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट है, इनका नेचर सेम है, क्योंकि इसमें दो पोर्शन होते हैं, एक होता है लिटरेचर और एक ग्रामर या अनसीन पैसेज। ग्रामर, अनसीन पैसेज दोनों, इसमें तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। ग्रामर और अनसीन पैसेज जो है ना, उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लिटरेचर के लिए आपको क्या करना है कि जो भी स्टोरी है ना वो आपको पता होनी चाहिए। आप स्टोरी को अपने लैंग्वेज में आपको लिखना आना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने बोला कि चल ये वाली चैप्टर 1 है, इसकी जो समरी है इसको लिख के दिखा दे, तो आपको पूरा का पूरा स्टोरी समरी वाइज अपने लैंग्वेज में खुद लिखना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे ये है कि क्या होता है ना, ग्रामर और अनसीन पैसेज आधा मतलब 80 में से 40 मार्क्स कवर करता है, तो बच्चे इसमें प्रैक्टिस नहीं करके जाते। और अगर प्रैक्टिस करते भी है तो एक सैंपल पेपर कर लेते नाम के लिए और कहते हैं कि सैंपल पेपर मैंने प्रैक्टिस करा तो है, बट नहीं, आपको एटलीस्ट 10 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो आपके परसेंटेज बढ़ाने में आपकी हेल्प करने वाला है। बट एक बात बताओ, स्ट्रेटजी से कुछ क्लियर होगा जब तक आपको यही नहीं पता होगी कौन सा वाला बोर्ड एग्जाम मेरा टारगेट होना चाहिए, पहला वाला बोर्ड एग्जाम या दूसरा वाला। तो यार सबसे पहले तो ये समझो, पहला वाला बोर्ड एग्जाम और दूसरा वाला दोनों सेम नहीं है। हम तो यही सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। जो पहला वाला बोर्ड एग्जाम है वो सीबीएसई वालों ने खुद उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उन्होंने खुद बोला हुआ है कि बोर्ड एग्जाम जो 1 है वो मेन एग्जाम है, पहला एग्जाम जो है वो मेन है, जबकि दूसरा वाला इंप्रूवमेंट एग्जाम है, वो इंप्रूव करने के लिए देना है। जब आपका ये वाला एग्जाम खराब गया तो इंप्रूव करने के लिए, और ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का दे सकते हो ये एग्जाम की मैं तो सारे सब्जेक्ट में इंप्रूव करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी 3 सब्जेक्ट है बस आप उसी को दे सकते हो, मैथ, साइंस, एसएसटी या लैंग्वेज, इनमें से आप कोई से भी 3 सब्जेक्ट को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा ये वाला जो एग्जाम है इसमें मेरा मैथ्स का पेपर मैंने पूरी कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ मैथ्स से मैंने गलत करके आ गया, तो मैंने फिर दोबारा प्रैक्टिस करी और मैं मैथ्स का एग्जाम दे करके आया। बट सिर्फ 3 सब्जेक्ट का दे सकते हो, इनमें से किसी 3 सब्जेक्ट का।
और देखो बोर्ड 1 और बोर्ड 2 में अगर डिफरेंस देखे तो क्या है, फरवरी मार्च में होगा ये और मई में होगा, ये चीज पता है। बट इसका जो रिजल्ट है वो आ चुका होगा फरवरी मार्च के बाद। जब रिजल्ट आएगा तो उसके बेस पे आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो। सीबीएसई वालों ने खुद बोला है कि ये मेन एग्जाम है, तो मेन एग्जाम पे आपका फोकस होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप ये मान के ही मत चलो, आप ये सोचो ही मत कि सेकंड वाला बोर्ड एग्जाम एग्जिस्ट भी करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका अगर मान लो प्लान बी आपकी लाइफ में होता है ना, तो भाई साहब प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ऐसा बहुत बार देखा गया, जिस भी बंदों ने अपना प्लान बी बनाया है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम इस तरह से देके आना है कि आपको अपना 100% बेस्ट दे करके आना है और पूरा एकदम अच्छे से करना है सारी की सारी चीजें, कि किसी की इतनी औकात तक ना हो कि आपके मार्क्स काट सके। और यार इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कम मार्क्स कर रहे हो और उससे ज्यादा कर रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कि जो आप पहले थे, जो आपका पुराना वाला वर्जन है और जो आप अभी हो, क्या उसमें कोई चेंज आया? अगर चेंज आया तो भाड़ में जा दुनिया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या बोल रहे क्या नहीं, क्योंकि एटलीस्ट मैं खुद से तो जीत पाया, मैं खुद से तो जीत पाई। और आपको अभी अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं कम बैक करके ही रहूंगा। पूरा कमेंट सेक्शन जाकर के भर दो कि आई विल कम बैक, बस बहुत हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कम बैक करके ही रहूंगा। एंड एट लास्ट मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, कि जब मेरा इसमें अच्छा स्कोर नहीं आया तो बोर्ड एग्जाम में मैं क्या ही स्कोर कर पाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी हीरो मूवी में हारता है तो इसका मतलब ये है भाई साहब की पिक्चर अभी बाकी है, कि अभी कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से हम जीतेंगे। और अभी अगर आप ध्यान से देखो ना तो स्टिल यार बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ है। आप अगर अभी से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, आज से अभी से पढ़ना, चलो मान लो 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट आधा घंटा तो बैठ सकते हो। आधा घंटा अगर पढ़ने बैठते हो तो इनिशियल स्टार्ट तो करो, कम से कम मोमेंटम तो बनाओ अपना। इससे आपको ये आएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मेरी हैबिट बन चुकी है तो मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो पाएगा। क्योंकि अभी जो एक्चुअल बैटल है ना वो अभी बाकी है, एक ऐसी बैटल जहां पर आप चाहकर भी फेल नहीं हो सकते, कितनी भी कोशिश कर लो यू कैन नेवर बी फेल, बिकॉज फेलियर डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्योंकि या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, बिकॉज वी आर द लर्नर्स। ऑल द बेस्ट।